नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप सभी का स्वदेश न्यूज छत्तीसगढ़ में स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चुनाव विश्लेषक श्री अमित जीवन जी। अमित जीवन जी, आपका स्वागत है स्वदेश न्यूज छत्तीसगढ़ में। हम रायपुर राजधानी की 4 सीटों पर समीक्षा करेंगे और हमारी इस समीक्षा में हमारी मदद करेंगे अमित जीवन जी। राजेश जी के लिए एक ऐसा था कि पिछले समय की बात है कि उनकी जबान बहुत कठोर थी, ऐसा लोग बोलने लग गए थे। वो बहुत जल्दी डांट देते थे, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। इसका उनको खामियाजा भुगतना भी पड़ा और जनता ने उन्हें बाहर किया। विकास की छवि थोड़ी सी युवा की थी और बहुत मीठा बोलता है, बहुत सम्मान देता है, सभी को कर देता है। तो इस सीट पर आपका आकलन क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं पिछले चुनाव के आंकड़े आपको जो है आपके सामने रखना चाहूंगा कि पिछला जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव में जो है कैसे क्या क्या परिणाम आए थे। जी देखिए, रायपुर ग्रामीण से जो था वो सत्यनारायण शर्मा जी को, कांग्रेस पार्टी को 78,468 वोट मिले। उसके अगेंस्ट में नंद कुमार साहू जी खड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, उन्हें मिले थे 68,015 वोट। तो टोटल जो इनके जीत का अंतर था 10,453 वोटों का। जी। तो निश्चित ही रूप से कहा जा सकता है उन्होंने जो है लीडिंग वोट से जो है विजय हासिल की थी। सत्यनारायण जी, इस बार उनके पुत्र खड़े हुए हैं इस बार। मैं पहले एक बार डाटा आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद हम सारे प्रत्याशियों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। रायपुर पश्चिम विधानसभा से देखिए तो विकास उपाध्याय को जो है ना पिछले चुनाव में 76,359 वोट मिले और राजेश मूणत जी को मिले 64,147 वोट। इनकी जीत का अंतर था 12,212 वोटों का। ये भी काफी बड़ा अंतर है, देखा जाए तो छोटा अंतर नहीं था। तीसरी सीट में आई है उत्तर, रायपुर उत्तर में कुलदीप जुनेजा जी को 59,443 वोट मिले और इनके समक्ष खड़े हुए थे श्रीचंद सुंदरानी जी भारतीय जनता पार्टी से, इन्हें वोट मिले थे 43,502। इनके वोटों का अंतर आया 16,341। ये भी एक बड़ा अंतर था, ये भी छोटा अंतर नहीं था। आइए रायपुर दक्षिण विधानसभा में बृजमोहन जी को 77,589 वोट मिले और उनके सामने खड़े हुए थे कन्हैया लाल अग्रवाल जिन्हें 60,093 वोट मिले। इनकी जीत का अंतर रहा 17,496। इसका मतलब यह हुआ बृजमोहन जी ने भी बड़ी जीत हासिल की। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं वर्तमान परिस्थितियों के ऊपर। हम जी वर्तमान परिस्थितियों को अगर हम आते हैं तो पश्चिम विधानसभा की बात की तो पश्चिम विधानसभा में देखा जाए तो राजेश मूणत जी ने काम तो बहुत किए थे। जी मैं समझता हूं जितना विकास का कार्य छत्तीसगढ़ शासन में राजेश मूणत जी ने अपने क्षेत्र में या अपने बजट से कराया, शायद ही किसी और मंत्री ने कराया। जी, शायद मुझे ध्यान आ रहा है कि इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला था। हाँ, पुरस्कार भी मिला। और लेकिन एक चीज थी, पिछले चुनाव में राजेश मूणत जी हार गए। हाँ, ये भी राजेश मूणत जी की जो जबान है ना वो थोड़ी सी कड़वी है। बोलने में दो टुक बोलते हैं, सामने वाले को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है ये नहीं सोचते, इस चीज को नहीं सोचते। जी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। जी। बहुत ही कमजोर पॉइंट। पिछले चुनाव में राजेश मूणत जी बंजारी रोड आए एक मंदिर में, एक कार्यकर्ता जो सामने आया और उन्हें पैर पड़ रहा था, उन्होंने दो टुक उनके झटके, क्या बात है, क्यों नजदीक आ रहे हो, हम बबुल के पेड़ हैं, ज्यादा नजदीक नहीं आना, कांटे गड़ेंगे। आप सोचिए, आपका एक समर्थक वो भी आपको पैर पड़ रहा है और आपने उसे ऐसे झटक दिया कि मैं समझता हूं वो दोबारा आपको वोट देना भी नहीं चाहेगा। और अपने साथ साथ और 10 वोट काटेगा। इस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यही वजह थी जिसके कारण राजेश मूणत को हार का जो है मुंह देखना पड़ा। गलती तो हुई। हाँ, और मैं समझता हूं इस चीज में विकास उपाध्याय जो है मीठे बोल वाले हैं, मीठा बोलते हैं। वो काम करें या न करें, ना नहीं बोलते। ठीक बात, हो जाएगा, कर लेंगे। वोरा जी के शिष्य हैं। हो जाएगा, कर ले जाएंगे। भले वो 5 साल गुजर जाए और वो काम ना हो, लेकिन वो निराश नहीं करते, लेकिन निराश हो जाता है आदमी। जी। तो इन दोनों चीजों का
जो फर्क था, इसके कारण राजेश मूणत जी को जो है वो हार का सामना करना पड़ा था। बट पिछले 5 साल में मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि राजेश मूणत ने अपनी हार के कारण को समझा है। अच्छा, हार के कारण को समझा है और उन्होंने अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश की है। अभी आपको दिख रहा है बदलाव? कुछ तो महसूस हो रहा है, नहीं आ कुछ रहा है। लोगों के मुख से भी सुनाई दे रहा है कि जी। उन्होंने अपनी हार के कारण को समझा है और अपने आप को उन्होंने कुछ विनम्र किया है। विनम्र करने की कोशिश की है। जी, ठीक है। वैसे आपको एक चीज बताऊं, जी। करेला कड़वा होता है, डायबिटीज को ठीक करता है। पिछले चुनाव के टाइम में बिलासपुर में था, किसी मंच पे एक नेता की स्पीच चल रही थी। जी। उन्होंने कहा कि साहब मीठा खाएंगे तो डायबिटीज हो सकती है, तबीयत बिगड़ भी सकती है। नीम बेशक कड़वी होती है, लेकिन अनेकों बीमारियों का निवारण होता है नीम से। मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे अमित जी, हमने जो बोला सही बोला? मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल आपने सही बोला, नीम कड़वी जरूर होती है लेकिन कई बीमारियों का निवारण भी करती है। ये नीम वाला गुण था राजेश मूणत जी में, कड़वापन था। बेशक उन्होंने काम बहुत किए लेकिन कड़वापन था जो उन्हें हार दे गई। तो कायदे से जो है आदमी को पहले समझाना चाहिए कि भाई मैं तुम्हें नीम की दवा दे रहा हूं, ये कड़वी है लेकिन तुम्हारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तो हो सकता है वो एक्सेप्ट कर ले। आप तुरंत किसी को नीम दे दो और उसका मन बिगड़ जाए तो नेचुरल है जो आपके खिलाफ हो जाएगा। अब मूणत जी ने उस चीज को समझा है और टक्कर जो है अब इस बार कांटे की है। पुरंदर मिश्रा हैं बीजेपी से और अजीत कुकरेजा हजारों की भीड़ के साथ नामांकन भरने गए थे और उनकी पास जो भीड़ दिखी थी वो तो दोनों में नहीं दिखी मेरे को। तो वो एक बड़े दावेदार के रूप में उभर कर आए हैं। इन तीनों के बीच का जो युद्ध है वो कैसे देखते हैं आप? मुझे तो तीनों ही जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं उसका ये हो नहीं सकता, लेकिन मैं उसका विश्लेषण करूंगा, जी, विश्लेषण करूंगा, फिर उसको तर्क दूंगा। हाँ हाँ। तो लेकिन इस बार आप चूकिएगा मत, पहला कौन आ रहा है बता दीजिएगा। पहला कौन पहला जीतेगा? देखिए, पहला वो आएगा जो चौके छक्के लगा लेगा। अब ऐसा है कि ये अभी तो अभी आलू हो देखिए, गया सर। ठीक है। अभी अभी जो है मैदान सज रहा है। जी। अभी टीमों को जमने दीजिए, फील्डिंग बॉलिंग करने दीजिए। आज आप इस चीज का जवाब मत मांगिए। ठीक। आज मैं समझता हूं तीनों ही जो है ना प्रबल दावेदार हैं और तीनों ही हारते हुए दिख रहे हैं, तीनों ही जीतते हुए दिख रहे हैं। अब इसको आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जो ज्यादा जोर लगाएगा, जो ज्यादा जनता को विश्वास दिला पाएगा, जनता के करीब जा पाएगा, नेचुरली है वो बाजी मार कर ले जाएगा। आइए अब पुरंदर मिश्रा जी के ऊपर देखा जाए तो वो बाहर से आए हैं। जी। ठीक है, बसना से इधर से जो भी है, उनको जो भरोसा है वो उड़िया मतों के ऊपर ज्यादा भरोसा है। जी। और मेरी जानकारी के मुताबिक जो है कुछ उड़ीसा के लोग उड़िया बस्तियों में आके बस भी गए हैं उन्हें कन्वेंस करने के लिए। जी। और चूंकि पुरंदर मिश्रा को कुछ कमजोर माना जा रहा था कि रायपुर में ज्यादा लोग उन्हें पहचानते नहीं हैं, इसलिए पार्टी को सोच समझ के कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए था। नए थे वो। हाँ, तो पुरंदर मिश्रा जी को जैसे टिकट दे दी गई है तो संघर्ष तो उनके लिए भी बहुत कड़ा है। सिर्फ एक जात समाज के ऊपर आप चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जीतने के लिए सभी समाज का आपको जो है साथ चाहिए, साथ लेना पड़ेगा, तभी आप चुनाव को जीत सकते हैं। अब एक बस्ता है रायपुर ग्रामीण। सत्यनारायण शर्मा जी पिछली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार स्वास्थ्यगत कारणों के कारण उन्होंने अपने पुत्र को आगे किया है और पुत्र को टिकट मिल भी गई है। अब मोतीलाल साहू और साहू समाज, रायपुर ग्रामीण में हमेशा से साहू समाज का बोलबाला रहा है। पिछली बार और पहले साहू समाज सत्यनारायण शर्मा जी के व्यवहार और उनके कार्यों के कारण उनके साथ था। अब ये तो नए हैं और साहू समाज के सामने मोतीलाल साहू को बीजेपी ने खड़ा कर दिया है। किसकी जीत की संभावना दिखती है आपको? देखिए, सत्यनारायण शर्मा जी जो थे ना वो अपने आप में थोड़ा सोबर नेचर के रहे। जी। पक्ष हो विपक्ष हो, उनकी बात करने की शैली जो है, व्यवहार की शैली है, वो जो है थोड़ी सी दोस्ताना या थोड़ी सी जो है नम्रता वाली रही है। पंकज थोड़े से उलट, उनसे गर्म स्वभाव के हैं और उनका लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है सत्यनारायण शर्मा जी का। ये उनके उत्तराधिकारी बन के आए हैं। जनता के बीच में जो है
जनता को कन्वेंस करने के लिए, अपने आप से जोड़ने के लिए इन्हें थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मोतीलाल साहू जो है वो साहू समाज से हैं, और ग्रामीण में आपको बताऊं तो ग्रामीण जो विधानसभा है वो साहू बहुल जो है विधानसभा है। जी। अधिकतर देखा है कि साहू समाज के जो वोट हैं एक मुश्त वोट आते हैं और जातिगत रूप से काफी कुछ प्रभावित करते हैं ये चुनाव को। जी। तो इस हिसाब से मोतीलाल साहू जी का पलड़ा थोड़ा भारी हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अभी खेल का मैदान सज रहा है। जो अच्छी फील्डिंग करेगा, जो अच्छी बैटिंग करेगा, मैच तो वही जीतेगा। लेकिन इस सीट में पीछे जो एक एम्पायर है सत्यनारायण शर्मा, उनके नाम का प्रभाव कितना मिलेगा पंकज को? देखिए, फायदा तो मिलेगा, लेकिन फायदा उतना नहीं मिलेगा। आप मरे न स्वर्ग मिले, आपने सुना है कभी? आप मरे न स्वर्ग मिले। खुद को मरना पड़ता है साहब स्वर्ग जाने के लिए। तो ठीक है, पिताजी का जो है प्रभाव का, नाम का कुछ तो फायदा मिलेगा। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, ये चुनाव जो है ग्रामीण विधानसभा का, ये कांटे की टक्कर में जाएगा। आज आप इसका निर्णय नहीं ले सकते कि पलड़ा किस ओर भारी पड़ेगा। इस चुनाव में दोनों ही प्रत्याशियों को जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मेहनत करेगा, जो अपनी बातों से जनता को सहमत कर पाएगा, अपने से जोड़ पाएगा, वही इस सीट को ले जा पाएगा। इस सीट को आप कांटे की टक्कर मान सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, परसेप्शन का खेल है दक्षिण विधानसभा, और ब्रजमोहन अग्रवाल के परसेप्शन, उसकी छवि और उसकी रणनीति को मैंने पिछले 30-35 सालों में आज तक किसी को काटते देखा नहीं। अब आप इसमें बताइए, एक दो पॉइंट जरूर हैं जिसके कारण महन जी को दिया गया है, महन राम सुंदर दास जी को। आपके नजरिए से वो क्या लगता है इन दोनों प्रत्याशियों के बीच में? अच्छा, हवा ये भी चल रही है, उस पर भी आपका मैं वक्तव्य चाहूंगा कि राम सुंदर दास जी को तो एक प्रकार से ब्रिजमोहन जी का ही कैंडिडेट माना जाता है। लोगों के बीच में ऐसी भी आवाज आई है, ब्रिजमोहन जी ने उनको रिकमेंड कराया अपने लिए। लोगों के बीच में ऐसी भी चर्चा हो रही है कि ब्रिजमोहन जी को वॉक ओवर दे दिया गया। नहीं तो कहाँ शिवनी नारायण में लड़ते थे, यहाँ आके लड़ रहे हैं। ये एक, इस पर भी थोड़ा रोशनी डालिए, सच है कि झूठ है? इसमें कांग्रेस पार्टी ने क्या मैनिपुलेशन किया है, क्या मिली भगत है, मैं नहीं जानता। ब्रिजमोहन जी ने क्या मिली भगत की है, दोनों कर सकते। एक्चुअली देखा जाए तो ब्रिजमोहन जी जो है ना, वो चुनाव के माहिर खिलाड़ी हैं। हाँ, चुनाव मैनेजमेंट के लिए इनको मतलब जो है ना एक्सपर्ट माना जाता है। और फिर उसके बाद, हालांकि इनके गुरु लगते हैं, राम सुंदर दास जी इनके गुरु लगते हैं। अब वो तो सबके गुरु हैं। अब वो सार्वजनिक जीवन में उतर गए, तो अब कहाँ गुरु रह गए? पर वो भी क्योंकि देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो झेलने पड़ेंगे। महन के रूप में उनका सम्मान हम भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब वो नेता के रूप में उतर गए तो फिर तो आपको आरोप प्रत्यारोप, अच्छे बुरे सारी चीजें झेलनी पड़ेगी ना सर। बीच में हमने अपने ही न्यूज चैनल पे एक वीडियो वायरल होते देखा। अच्छा, राम सुंदर दास जी कह रहे हैं कि मुझे कहाँ लाके फंसा दिया गया है। मतलब वॉकओवर है इस चीज पर। वो अपने क्षेत्र से लड़ना चाहते थे। उनकी कोई मंशा, कोई इच्छा नहीं थी कि वो रायपुर दक्षिण से लड़ें, परंतु जाने किन परिस्थितियों में उन्हें यहाँ से टिकट दिया गया है। और ये जो चुनावी टक्कर है, ये वॉकओवर टाइप की लगती है। मैं पहले कैंडिडेट के लिए कह रहा हूँ कि शायद इनको डिफीट कर पाना, इनको हराना शायद मुश्किल होगा। 7 बार जो चुनाव जीत चुके हैं, 8वीं बार भी प्रबल संभावनाएं हैं कि ये मैच लेके जाएंगे। पूरे प्रदेश में या इन चारों विधानसभाओं में यदि कोई बात छूटी हो, या आप कहना चाह रहे हो, किसी बात का ध्यान दर्शकों की ओर दिलाना चाह रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? देखिए, मैं चाहूंगा कि ये रेवड़ी बांटने से अच्छा है ऐसी बातों को महत्व दिया जाए जिससे आम मतदाता का, आम नागरिक का जो जीवन स्तर सुधरे। सौरभ जी, देखिए, जब कोई मकान बनता है ना जी, तो सारा का सारा जो भार होता है वो नींव के ऊपर होता है। बिल्कुल। नींव के ऊपर आप कितनी भी मंजिल को ऊंची लेके जाइए, जी, कितना भी सुंदर मकान बना लीजिए, लेकिन नींव आपकी जो है मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं समझता हूं जो शिक्षा है, शिक्षा को हम नींव मान सकते हैं। ठीक, बिल्कुल। हमारा जो मतलब फोकस होना चाहिए, जिस पे हमारा जोर होना चाहिए, वो 1 रुपया किलो चावल, 2 रुपया किलो चावल, फ्री की बिजली, इससे हटकर
ये होना चाहिए कि आम पब्लिक के लिए आप जो है पढ़ाई, आप 12वीं तक की पढ़ाई फ्री कर दीजिए, जी, पढ़ाई शिक्षा फ्री पूरी कर फ्री दीजिए। कर सकते हैं, हाँ, शिक्षा चाहे तो ठीक है, कम से कम 12वीं तक तो कर 12वीं दीजिए, तक कर सकते कर दीजिए। जी, आम जब नागरिक, आम बच्चा जो है पढ़ लिख कर आएगा तो उसके लिए प्रगति के द्वार खुलेंगे। जी। वो अच्छा व्यवसाय कर सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, विद्वान बन सकता है, साहित्यकार बन सकता है, रचनाकार बन सकता है, अच्छा उद्योगपति बन सकता है, प्रदेश और राष्ट्र का विकास कर सकता है अगर उसकी शिक्षा मजबूत है। जी, अनपढ़ आदमी है तो उसे दिशा ज्ञान नहीं होता कि किस ओर बढ़ूं, क्योंकि उसके अंजाम से वाकिफ नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए शिक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, शिक्षा के ऊपर अधिक से अधिक खर्च करना चाहिए, और उसके बाद है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की समस्या हर इंसान के साथ है, 100% इंसान को स्वास्थ्य लाभ चाहिए। जी। आप स्वास्थ्य की सेवाएं दीजिए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खोलिए, एम्स टाइप के हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में खोल दीजिए। बहुत आम आदमी को जो है वो उपचार जो है सस्ता और निःशुल्क मिले। जी, एक देखिए, गरीब आदमी है, छोटा आदमी है, बीमार तो वो भी पड़ता है, बीमार तो वो बड़ा आदमी और साहूकार भी पड़ता है, सभी पढ़ते हैं। लेकिन साहूकार के पास सामर्थ्य है, पैसा है, वो अपना इलाज बड़े से बड़े हॉस्पिटल में करवा सकता है। ठीक, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाए? आप गरीब आदमी को स्वास्थ्य की सुविधा दीजिए, अच्छे हॉस्पिटल बनाइए, अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध कराइए। देखिए, हमारे शहर में एक हॉस्पिटल है मेकाहारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय। जी, अधिकांश जनता इसके ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ अच्छा इलाज नहीं होता है तो आदमी विशाखापट्टनम, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन हर आदमी तो सक्षम नहीं है ना लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करके अपना इलाज करा के जाए आए। आदमी तो फॉरेन भी चले जाते हैं इलाज कराने। हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं, दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए। ये प्राथमिक आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य। मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी की सरकार बने, बेशक जनता जिससे चाहे, जिस पर चाहे उस पर भरोसा जताए। मैं तो एक डायलॉग भी बोलता हूँ, वोट दो उन्हें जिनमें वफा हो। जी, वोट दो उन्हें जिनमें वफा हो। वफा क्या? आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखे, आपकी शिक्षा का ख्याल रखे, आपके जीवन स्तर को जो ऊपर उठा सके, आप उनको वोट दो। ये बिजली का बिल 4 दिन का, ये प्रॉपर्टी टैक्स साल के एक बार की, इससे क्या जीवन? अरे देश सर्वोपरि है भाई। आत्मनिर्भर बनाए जनता को। आत्मनिर्भर बनाइए। मैंने किसी बहुत ही गूढ़ राजनेता कि मुझे फ्री की रेवड़ी बांटने का कोई शौक नहीं है। मैं फ्री के अन्न और फ्री की चीज़ें बांटने की जगह चाहता हूँ कि मैं अपने देश की जनता को इतना सक्षम बना दूँ कि उन्हें कुछ मांगना ही नहीं पड़े। उनके हाथों में वो इतना मजबूत कर दूं कि वो अपने हाथों से इतना कमा लें कि वो बांटने लग जाएं। वो हाथ फैला के मांगे नहीं, वो हाथ फैला के बांटने लगे। मैं अपने देश की जनता को वैसा बनाना चाहता हूँ। उस राजनेता की बात का मैं सम्मान करता हूँ, अपना शीश झुकाता हूँ कि ऐसी सोच होनी चाहिए, राष्ट्रव्यापी सोच होनी चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। हमारे तो आपके जो चैनल का है, जी, देश सबसे पहले देश, ये ऐसा डायलॉग नहीं और ऐसी सोच भी होनी चाहिए। जी, आप वोट किसी को भी दीजिए, ठीक है, लेकिन जहां तक राष्ट्रवाद की बात है, मैं समझता हूं आम आदमी का ये होना चाहिए, जो आदमी, जो नेता, जो पार्टी राष्ट्र को सर्वोपरि माने, राष्ट्र को विकसित कर ले जाए, राष्ट्र के उद्योग व्यापार को आगे ले जाए और विश्व में अपनी एक धाक जमा ले, ऐसी पार्टी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या इंडिया, कोई भी पार्टी हो, हर किसी के सामने क्षेत्र खुला है। राष्ट्रवाद को अपनाए और राष्ट्रीय विकास को अपनाए, आगे आ जाए। हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। देश में कौन राज करेगा? हम तो ये कहते हैं कि जो जनता का भला करे, हम ये कहते हैं राज वही करे जो राष्ट्र का भला करे, जनता का भला करे। जनता का भला। तो ये थे अमित जीवन जी, जो बड़ी ही सूक्ष्मता और जनता की भावनाओं का अध्ययन करके हमारे सामने हमारे दर्शकों के लिए उन्होंने ये बातें रखी। हम फिर आगे भी मिलते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।